आप सभी को राधे राधे। आज है 17 मई और 17 मई साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत। आज 17 मई को एक डे भी सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे सेलिब्रेट करते हैं 17 ऑफ मई को, याद रखना आप लोग। 1969 के अंदर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की स्थापना हुई थी, उसी की वर्षगांठ पे ये वाला डे हम लोग सेलिब्रेट करने लगे हैं और वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे के रूप में मनाते हैं हर साल 17 मई को। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, सीईटी की तैयारी करना चाहते हैं, तो स्टार आईक्यू एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कर लीजिएगा। स्टार आईक्यू एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, आईओएस स्टोर पे सुनील बिश्नोई के नाम से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी और वहाँ पे आपको सीईटी के लिए संपूर्ण बैच है। और अगर आप सोशल साइंस पढ़ना चाहते हैं, जीके को बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं, कभी भूलो ना, कंसेप्ट सीखना चाहते हैं, तो आप इस सोशल साइंस वाले बैच को ले लेना। एक एक लेक्चर जो है ना बहुत ही ज़्यादा इत्मीनान से, और कंटेंट को तो आप देख के वाकई कहोगे कि सर आपने सच में मेहनत कर रखी है। जैसे रिसेंट एक कल वाली क्लास को देखना, वॉल्केनो के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में पढ़ाया है मैंने। कितना इत्मीनान से उसके अंदर कंटेंट बताया है और कितने अच्छे तरीके से, सलीके से उसमें डेटा है आपका, काबिल तारीफ। आप कहोगे कि वाकई सर आपको ये बहुत ही कम प्राइस में बैच है इतना अच्छा कंटेंट के साथ में, तो आप इस बैच को ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप किताब लेना चाहते हैं हरियाणा जीके की, तो आपको हरियाणा जीके की किताब मिल जाएगी, अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर ये किताब मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। 2025 में बिहार में आयोजित 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम में पदक तालिका में कौन सा राज्य टॉप पे रहा है? तो 7th नंबर का जो खेलो इंडिया यूथ गेम है उसमें पदक तालिका पे जो सबसे ऊपर रहा है वो महाराष्ट्र रहा है। हरियाणा इसमें दूसरी नंबर पे रहा है, अपना राज्य इसमें सेकंड पोजीशन पे रहा है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने 117 पदक जीते हैं और इसमें से 39 गोल्ड है, 27 सिल्वर है और 51 ब्रॉन्ज मेडल है। पिछले साल की तुलना में 14 मेडल जो है ना हमने इस बार ज़्यादा लिए हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम जो है ये इस बार कहाँ पे हुआ था? बिहार में हुआ था। बिहार में कहाँ कहाँ पे हुआ था? देखो, बिहार में मेन तो पटना में ही था, लेकिन बाकी कुछ और गेम अलग अलग है, जैसे कुछ राजगीर में हुए थे। मेनली खैर राजगीर में हुआ था, पटना में तो नहीं कहूँगा। मेनली बिहार राजगीर की तरफ से इसको अनाउंस किया गया था, पर हाँ पटना में, राजगीर में, गया में, भागलपुर में, बेगूसराय में, इवन कुछ इवेंट तो इसके दिल्ली में भी हुए हैं। 4 मई से 15 मई 2025 तक ये गेम हुआ था। 26 कॉम्पिटिटिव और एक डेमो जो स्पोर्ट्स इसमें शामिल था, टोटल खेल के रूप में देखा जाए तो। और इस बार इसका शुभंकर जो था ना, मैस्कोट क्या था, तो वो था गज सिंह, ठीक है ना, गज सिंह, ये याद रखना। पार्टिसिपेट तकरीबन 5000 के आसपास जो ना यंग एथलीट इसमें भारत के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से इसमें शामिल हुए थे। उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया था, 4 मई को किया था उद्घाटन, वर्चुअली किया था। क्लोजिंग सेरेमनी 15 मई को हुई थी और पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसकी क्लोजिंग सेरेमनी हुई है। महाराष्ट्र इसमें टॉप पे है 58 गोल्ड मेडल के साथ में, 47 सिल्वर मेडल है, 53 ब्रॉन्ज मेडल है, टोटल 158। हरियाणा राज्य इसमें सेकंड पोजीशन पे है, 39th गोल्ड मेडल लिए हैं, 27 सिल्वर मेडल लिए हैं, 51 इसमें ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 117 के साथ। 3 नंबर पे राजस्थान आया है, 4 नंबर पे कर्नाटक, 5 पे दिल्ली, 6 नंबर पे तमिलनाडु, 7 नंबर पे है यूपी, 8 नंबर पे इसमें केरल है, 9 नंबर पे इसमें मणिपुर है और 10 नंबर पे इसमें आया है मध्य प्रदेश। तो ये टॉप 10 स्टेट है। खेलो इंडिया यूथ गेम है क्या एक्चुअली? तो इनको 2018 में खेलो इंडिया यूथ गेम को भारत के अंदर जो डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, इसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। स्कूल और कॉलेज के लेवल पे खेल प्रतिभाओं की पहचानना या उनको बढ़ावा देना। पहली बार ये 2018 के अंदर स्टार्ट किया गया था गेम। 2018 में गेम हुए कहाँ पे थे? दिल्ली में। इसमें पहला स्थान हरियाणा को मिला था, टॉप किया था और ओवरऑल विनर रहा था हरियाणा। दूसरे नंबर पे पुणे में हुए थे महाराष्ट्र में, उसमें हरियाणा का दूसरा नंबर रहा था, महाराष्ट्र टॉपर था इसके अंदर। 2020 में तीसरा इवेंट जो गुवाहाटी में हुआ था, इसमें भी हरियाणा का दूसरा नंबर था, पहले नंबर पे महाराष्ट्र ही था इसमें भी। 21 में कहीं गेम नहीं हुए थे, कोविड की वजह से टल गए थे। फिर अगला इवेंट हुआ था 2022 में, पंचकुला में हुआ था, हरियाणा के अंदर ही हुआ था, पहला ही नंबर लिया हरियाणा ने इसमें। और इसके बाद में 2023 में मध्य प्रदेश में हुए थे गेम, सेकंड नंबर लिया था महाराष्ट्र के बाद में। 2024 में तमिलनाडु के अंदर हुए थे, इसमें पहले नंबर पे महाराष्ट्र था और फिर उसके बाद में सेकंड थर्ड नंबर पे इसमें हरियाणा आया था, दो टॉप 2 में नहीं था मतलब हरियाणा। 2025 में जो है ना वो बिहार में गेम हुए हैं और सेकंड पे आ गया, और इसमें सेकंड नंबर पे आ गया, पहले नंबर पे महाराष्ट्र है ही।
2020 का जो इसमें था शुभंकर था, वो था क्या सर, 2020 का था गुवाहाटी का जो हुआ था ना, उसका नाम था आपका राइनो, ठीक है ना, राइनो और जायू। 2022 वाले में हरियाणा वाले में दाकड़ था, दाकड़ दा बुल। और 25 वाले में इस बार गज सिंह जो है ना, इसका शुभंकर रखा गया है। गेम की विशेषताएं क्या है, 25 से ज्यादा खेलों का बहु खेल आयोजन है, दो श्रेणियां होती है, अंडर 17 अंडर 21, दो कैटेगरी में गेम होते हैं ये वाले। भारत में खेल संस्कृति को दोबारा जीवित करना है। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को 8 सालों तक 5 लाख रुपए प्रति वर्ष जो है ना स्कॉलरशिप मिलती है। इसमें जितने भी बच्चे इसमें बेसिकली प्रतिभाशाली या अच्छे तरीके से मेडल वगैरह लेके आते हैं ना, उनको आगे 8 सालों तक अपनी आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिलती है, हर साल 5 लाख रुपए। और हर साल अलग अलग राज्यों के द्वारा इसका आयोजन होता है, और ये बच्चे आगे जाके ओलंपिक में भी अच्छा प्रदर्शन करके आते हैं। फिर हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के आम और उपचुनावों की तिथि जो है ना कब निर्धारित की है। तो हरियाणा में कुछ जिलों के अंदर या कुछ सीटों के ऊपर उपचुनाव या आम चुनाव होने वाले हैं। तो ये होने वाले हैं 15 जून को। पूरे हरियाणा राज्य में नहीं है, आम उपचुनाव है ये वाले। कोई सीट खाली हो गई है किसी वजह से, तो उन जगहों के लिए है ये। मतदान की तिथि 15 जून को होने वाले हैं, और नॉमिनेशन 24 से 30 मई 2025 तक। और इसके साथ साथ मतलब इसका नामांकन वगैरह की चलो डेट वगैरह तो है 15 जून, आप याद कर देना। इसमें से देखो क्या कि सरपंच के 4 पद है, पंच के 22 पद है, ब्लॉक समिति के सदस्यों के 3 पद है। और आचार संहिता जिसको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इसका मतलब है यहाँ पे कोई और अब नई घोषणाएं नहीं होती है, नई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन जो है ना अब नहीं होगा। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। पंचायती राज चुनावों में ये चुनाव करवाता कौन है सर, देखो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करवाता। पहली तो बात यही इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि वो क्या नहीं करवाता, तो याद रखना बस यही नहीं करवाता, ये काम राज्य का होता है। तो यह आयोग हरियाणा राज्य चुनाव आयोग है, इसका काम होता है ये, मतलब ये इंस्टीट्यूट का नाम है हरियाणा स्टेट इलेक्शन कमीशन। संचालन कौन करता है, ये आयोग हरियाणा राज्य में पंचायत, नगर पालिका और अन्य स्थानीय निकाय यानी कि लोकल बॉडीज के चुनाव का आयोजन करवाता है, या उनको संचालन या उनकी निगरानी की जिम्मेदारी है। सर इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं प्रोविजन है, हाँ, आर्टिकल नंबर 243 के अंदर इसके बारे में मेंशन है। ये क्वेश्चन HSSC ने पूछ लिया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके अलावा मुख्य अधिकारी कौन होता है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ही होता है, जैसे हरियाणा में धनपत सिंह जी है वर्तमान में। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन काम करता है सर, फिर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डेप्यूटी कमिश्नर एंड डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होते हैं, जैसे वर्तमान में सिरसा जिले के अंदर अनाउंस किया गया है इसको, जैसे श्री शांतनु शर्मा है वहाँ पे। इनका काम क्या होता है, इनका रोल क्या होता है सर, तो जिले में चुनाव प्रक्रिया का संचालन करवाना, निगरानी रखना, नामांकन करवाना, मतदान मतगणना, इन सब पे आचार संहिता लागू करवाना, निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करवाना, शांतिपूर्ण चुनाव होना, कोई आचार संहिता तोड़ता है तो उस पर कार्रवाई करना। राज्य निर्वाचन आयोग है, चुनाव की अधिसूचना जारी करता है, डेट डिसाइड करता है, उसकी निगरानी भी रखता है। राज्य सरकार में लॉजिस्टिक, पुलिस सहायता, प्रशासनिक स्टाफ वगैरह इनको इनको बेसिकली अलग अलग ड्यूटी देता है। पुलिस विभाग है, उनको सुरक्षा के लिए सुनिश्चित करता है। ब्लॉक लेवल पे निर्वाचन प्रक्रिया को पंचायत स्तर पर पहुंचाने का काम करवाते हैं ये। हरियाणा में धनपत सिंह जी है वर्तमान में स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ हरियाणा। जुलाई 2021 में हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त इस पद पे जो है ना वो नियुक्त हुए थे। इनके पास ये जिम्मेदारी है हरियाणा में पंचायती राज संस्था या लोकल बॉडीज के इलेक्शन करवाना, कि ये जारी करते हैं कब, कहाँ और कैसे चुनाव होंगे, इनकी घोषणा करते हैं, नामांकन और मतदान की तारीखें डिसाइड करते हैं, उनको सिंबल वगैरह देते हैं, प्रचार करने का तरीका बताते हैं, किसी प्रचार के दौरान कोई उद्घाटन या कोई इस चीज टाइप की कोई लोभ वगैरह देते हैं पैसे वगैरह के, तो उन चीज़ों को रोक लगाते हैं, वोटर लिस्ट तैयार करते हैं। तो ये सारा काम जो ना राज्य चुनाव आयोग का ही होता है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, जिसको आप लोग कहा करते हैं कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, के द्वारा पंजाब, हरियाणा और यूपी में पराली जलाने की रोकथाम के लिए हाल ही में कौन सी प्रमुख पहल स्टार्ट की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बच्चा सिविल्स एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस सवाल का ठीक आंसर है पराली संरक्षण बल की स्थापना, फॉर्मेशन ऑफ स्टबल प्रोटेक्शन फोर्स। क्या है सर इसका मतलब, देखो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, जिसको आप लोग कहा करते हो क्या डिपार्टमेंट है पर्टिकुलरली ये, जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए काम करेगा।
और इसने एक प्रोटेक्शन फोर्स बनाई है। इसका काम क्या है, धान या गेहूं, देखो पराली, पहली तो बात बता देता हूँ क्या होती है। धान या गेहूं की कटाई के बाद में जो फसलों के अवशेष बच जाते हैं ना, जिसको पुआल कहते हैं या ठूंठ के नाम से भी जानते हैं, या उनको पराली कह देते हैं, भूसा भूसी भी कह देते हैं कई कई बार जगह पे, उनको खेत में लोग जला देते हैं। जलाने की वजह, कारण क्या होता है, देखो जलाने की वजह ये होती है कि खेत के अंदर जो पराली या भूसा पड़ा रहता है तो वो अगली फसल को ठीक तरीके से ग्रो नहीं होने देता है। तो कब होता है ये काम, जनरली ये काम सितंबर से नवंबर के बीच पे होता है, खास तौर पे रबी की फसल। हालांकि ये खरीफ की फसल के टाइम पे अभी भी हुआ था, सर गेहूं की भूसी जो बच गई को जलाया था, लेकिन बहुत बल्क लेवल पे नहीं होता है ये वाला, बल्क लेवल पे होता है चावल वाले टाइम पे। कारण क्या है, संयुक्त हार्वेस्ट से कटाई में अवशेष खेत में रह जाते हैं तो, और फसल बोने में उन्हें पहले काटना पड़ता है ये। इसका कारण क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एक स्मोक का लेयर बन जाती है, हेल्थ पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है, कई टाइप के जो है ना इससे पोल्यूशन होते हैं ये। तो इसके लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बनाया है 2021 अधिनियम के तहत। ये एनसीआर और इसके आसपास के क्षेत्र जैसे हरियाणा हो गया है, पंजाब हो गया है, यूपी हो गया है, राजस्थान हो गया है, इन वाले इलाकों में थोड़ा ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है, स्पेशली हरियाणा, पंजाब, यूपी में तो बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए निगरानी करेगा ये, और इसका एक अध्यक्ष होगा, केंद्र सरकार के 2 संयुक्त सचिव होंगे, 3 स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञ होंगे इसमें, और 3 एनजीओ प्रतिनिधि होंगे इसके अंदर। इनकी स्थापना ब्लॉक लेवल पे होगी और हर जिला ब्लॉक लेवल पे होगी। इसमें पुलिस और कृषि और स्थानीय स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। टारगेट है पराली जलाने की निगरानी करना, और निगरानी में हर 50 किसानों पे एक नोडल अधिकारी होगा, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसको फिर जुर्माना वगैरह जो है ना वो लगाया जाएगा। हालांकि हरियाणा सरकार पराली न जलाने पर किसानों को प्रति एकड़ पैसे भी देती है, लेकिन क्या है कि वो लेके बहुत लेट जाते हैं, तब तक फसल अगली वाली बोली का समय हो जाता है, तो किसान फिर मजबूरन ऐसा कदम उठा लेते हैं। तो सर इनको क्या जा जाके चेक करेंगे, नहीं, इसमें वो सैटेलाइट मैपिंग करेंगे, खेतों का जीआईएस मैपिंग होगी। तो यहाँ पे मतलब सैटेलाइट के थ्रू जो है ना मैपिंग होने वाली है। पराली का उत्पादन, भंडारण और उपयोग के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ताकि किसानों को जो है ना वो बेसिकली अच्छा फसल का, उस पराली का रेट जो है ना वो मिल सके, ठीक है। और ये सरकार क्या करेगी, सारा डेटा लेगी। डेटा कैसे लेने वाली है, डेटा लेने वाली है ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम से, जिसको भौगोलिक सूचना प्रणाली के नाम से हम लोग जानने वाले हैं, जीआईएस जिसको कहते हैं आप लोग। फसल विविधीकरण, मशीनरी समीक्षा और नए उपकरणों की खरीद, और क्रॉप ऐसे कुछ मशीनें भी आती है जो बेसिकली क्या करती है, इन फसलों को या जो अवशेष है ना, इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से मैनेज करती है, डंठल से बना देती है इनके ये। तो क्रॉप जो आपकी रेजिड्यू मैनेजमेंट मशीनें हैं वो किसानों को बिल्कुल फ्री दी जाएगी। पंचायत भूमि पे स्टोरेज करवाने के लिए, भाई चलो आपके खेत से नहीं लेके जा रहे फसल, तो एक जगह पे स्टोर करके रख दो इसको। बायो एनर्जी और कंपोस्ट, ऐसे क्या होता है कि इस पराली से बायोफ्यूल भी बनता है। पानीपत में पहला 2G एथेनॉल प्लांट लगा था, भारत के प्रधानमंत्री जी ने 10 मई 2022 का उसका उद्घाटन किया था। 2G एथेनॉल मतलब सेकंड जनरेशन एथेनॉल प्लांट, तो ये याद रखना आप लोग। सर इस जीआईएस में क्या क्या कर सकते हैं, जीआईएस में जो है ना मतलब हार्डवेयर कंप्यूटर डिवाइस का यूज़ करते हैं, सर्वर वगैरह का, सॉफ्टवेयर, डेटा लोगों का, और बहुत सारे तरीके से यूज़ करते हैं। जनरली इससे मैप बनाते हैं, तो जो बाढ़ प्रभावित जगह होती है ना उस की मैपिंग जीआईएस से ही करते हैं। और आजकल तो एग्रीकल्चर है, एनवायरनमेंट है, और बहुत सारे ऐसे काम हैं उनके अंदर जीआईएस से डेटा जो हम लेते हैं। एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर का पैटर्न देखने के लिए भी, कितने लोगों ने कौन सी फसल बोई है, कितने लोगों की फसल खराब हुई है, तो ये सब चीज़ों है। इवन सीमाओं पे रक्षा करने के लिए भी जीआईएस का हम लोग यूज़ किया करते हैं। हेल्थ में भी यूज़ किया करते हैं, कोई बीमारी फैल रही है, कितने लोगों को बीमारी हो रही है, तो उस तरीके से भी इसका यूज़ करते हैं। तो मल्टीपल सेक्टर में यूज़ होता है ये। और ये CAQM डिपार्टमेंट जो है ना, जो आपका कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट वाला है, ये क्या करेगा, राज्य सरकारों के साथ काम करेगा एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए, वायु प्रदूषण पे कंट्रोल करेगा, फॉर्मुलेट एक्शन प्लान करेगा ये, और इसके साथ साथ तकनीकी सहयोग देगा, सॉफ्टवेयर वगैरह प्रोवाइड करवाएगा, नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करवाएगा। हरित क्षेत्र में हरित क्षेत्र बढ़ाने की योजना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो हरित क्षेत्र, या कह सकते हो एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन पे काम करेगा। हरियाणा में कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए कौन सी मुख्य संस्था जिला स्तर पर गठित की गई है, जो उपायुक्त यानी कि डीसी के नेतृत्व में काम करती है? तो ये संस्था का नाम है जिला स्तरीय स्थायी समितियां, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टैंडिंग कमेटी। ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक रहेगा। देखो हरियाणा सरकार कन्या भ्रूण हत्या रोकने या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को थोड़ा मजबूत करने के लिए कमेटी बनाई है, जिला स्तर की कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है। इसमें डीसी अध्यक्ष होगा, सीएमओ सचिव होंगे, इसके दो लिंगानुपात में सुधार करने का काम करेंगे।
एक नियमित निगरानी करेंगे, रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे, हर हफ्ते की बैठक होगी इसमें, ठीक है ना। और ये किट जो है ना एमटीपी किट होती है, एक्चुअली ये एमटीपी किट जो होती है ना, इसमें क्या होता है कि गर्भ में ही बच्चे को गिरा दिया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए जो है ना इस पे जांच की जाएगी, ये किट कितनी बिक रही है इसको चेक किया जाएगा, रेगुलर जो है ना इसको मॉनिटर किया जाएगा आपका। तो एंड जो है ना आपका एमटीपी किट होती है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से याद कर लेना है। ये चर्चा में भी बहुत रहती है, हालांकि ये बैन तो है किट, लेकिन फिर भी इलीगल तरीके से कहीं ना कहीं मिल ही जाती है ये वाली, ठीक है ना। और जिसको प्रेगनेंसी टर्मिनेशन किट के नाम से भी जानते हो आप लोग, या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इसको ये नाम से जानते हैं। लगभग 7 से 9 हफ्ते का लगभग जो भ्रूण होता है ना, उसके गर्भपात के लिए किट रहती है। इसमें 2-3 दवाइयाँ होती है, मैं आपको मेडिकली बताऊँ ना, इसके अंदर मेन तौर पे दवाई कौन सी होती है, इसमें ना लगभग 5 गोलियाँ होती है। एक गोली जो होती है ना इसके अंदर, वो होती है कौन सी आपकी, वो होती है जिसका नाम है आपके पास में मेसिफ्रेस्टोन, ठीक है ना। इस नाम से इस गोली को जानते हैं। और ये गर्भावस्था को बनाए रखने वाले हार्मोन जो होता है ना, जिसका नाम होता है आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, उसको ब्लॉक कर देगी फिर ये। और दूसरी जो इसमें 4 टैबलेट अलग होती है, ये स्टार्टिंग में ली जाती है एक टैबलेट, और उसके बाद में 4 टैबलेट एक और होती है जिसको कहा करते हैं मिसोप्रोस्ट्रॉल, ठीक है ना। ये टैबलेट जो होती है ना, ये क्या करती है, गर्भ जो होता है ना वो बड़ी टाइट सी सतह होती है, बिल्कुल ऐसे समझो, गर्भ का मतलब यूट्रस मतलब एकदम टाइट सतह होती है, इस पे जाके जो है ना जाइगोट चिपकता है, तो इसको ये सिकुड़ देती है, छोटा कर देती है इसको। जैसे ही सिकुड़ता है, ये कई बार क्या होता है कि नॉर्मल जो महिला प्रेग्नेंट होती है ना, तो उसको कहा जाता है कि बेटा स्ट्रेस मत लो, खुश रखो। कुछ ऐसी अच्छी फैमिलियां होती है जो बहुत हैप्पी रखती है, उनके मन चाहे काम जो महिलाओं के होते हैं भाई, उनको कहीं घूमना पसंद है, उनको जो खाना पसंद है, उनको जैसे रहना पसंद है, वो हेल्दी रखते हैं ताकि उससे हेल्दी बच्चा पैदा होता है। कई कई हरामखोर होते हैं जो ज़्यादा टेंशन देना स्टार्ट कर देते हैं उस टाइम पे, ठीक है ना। तो उस टाइम पे क्या होता है, फिर उस टाइम पे ये गर्भ जो ना जो बहुत टाइट सतह का होता है, तो ये सिकुड़ जाता है, सिकुड़ जाएगा तो बच्चा वैसे ही गिर जाएगा, मिसकैरेज हो जाता है। फिर ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस वाली बात से, डराने वाली बात से, डराना, धमकाना, मारना, पीटना, ठीक है ना, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, तो इस टाइप से ये गर्भ सिकुड़ जाता है। एक्चुअली जो ये आपकी मिसोप्रोस्ट्रॉल टैबलेट होती है ना, ये टैबलेट भी गर्भ को सिकोड़ देगी, इससे भ्रूण अपने आप बाहर निकल जाएगा। ये बड़ी खतरनाक होती है, ऐसे नहीं, इसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है कई बार, और इससे शरीर में कमजोरी आ जाती है। आंखें तो यूँ समझो लाइफ टाइम के लिए आपको बीमारी आंखों की तो लगी गई मोटे मोटे तौर पे। और छोटी छोटी बीमारियां कई सारी हो जाती है, हेडेक होना, पेट दर्द होना, ऐसी बीमारियां तो मोटे तौर पे समझो लगी गई है। सर इसके लिए कोई कानून वगैरह भी आया था क्या भारत में? हाँ, इसके लिए एक्ट आ चुका है, इसलिए बता रहा हूँ इतनी बातें मैं। एमटीपी एक्ट आ चुका है, आपका ध्यान रखना। एमटीपी एक्ट था 1971 का, संशोधन किया गया था इसके अंदर बाद में 2021 के अंदर किया गया था कि गर्भावस्था के 20 सप्ताह तक, कुछ मामलों में 24 सप्ताह तक डॉक्टर की निगरानी में गर्भपात करवा सकते हैं। ध्यान रखना, करवा सकते हैं, कोई मामले में करवाया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं कि महिला खुद ही सक्षम नहीं है वो बच्चे को पैदा करने में, कोई रोग है, हो सकता है बच्चा किसी तरीके से विकलांग या कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस केस में जो है ना ये गर्भपात करवा सकते हैं, एक्ट है आपका। ये दवाइयों की लिमिट भी होती है, मिलीग्राम में होती है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ आपका माइफीप्रेस्टोन जो दवाई होती है ना, ये 200 mg की होती है, और जो मिसोप्रेस्टोल होती है ना, ये होती है आपकी 200, ये भी आपकी 200 जो आपकी मिलीग्राम के आसपास की होती है। तो दवाइयाँ टोटल 5 होती है, एक एक और एक फिर 4, ऐसे करके चलती है ये। तो इस पे भी रोक के लिए चेक, मतलब ये किट है जो है ना, इसके लिए कितनी बिकी है किट, ये इलीगल सेक्स डिटर्मिनेशन पे रोक लगाना भी काम है इस पे। कई बार क्या होता है, जरूरी नहीं है ये किट, बताऊं क्यों बिक जाती है किट? इसलिए बिकती है, पता लगा लेते हैं भ्रूण में भी लड़की है, तो इस करके किट का प्रयोग करते हैं लोग। कानूनी कार्रवाई है इस पे, लिंग का चयन में शामिल डॉक्टरों को लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। 12 सप्ताह से ज्यादा के गर्भपात जो होते हैं इसकी जांच की जाती है। तो कन्या भ्रूण हत्या को रोकना इसका टारगेट है ये। प्रेगनेंसी जो आपका रजिस्ट्रेशन है, 10 सप्ताह पहले ही एएनसी जो है ना इसका रजिस्ट्रेशन करेगी, ताकि उनको सहायता ठीक ढंग से मिल सके। सहेली सहायता है, आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, ये सहेली होंगी, बेटी और माओं का परामर्श लेगी, कैजुअल ये मतलब चेक करेगी ये, और गलत कार्यों पे सजा देने का काम करेगी। महिलाओं का समर्थन, स्पोर्ट वुमेन, जागरूकता अभियान है, लगातार लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए लोगों को अवेयर किया जाएगा। ट्रिपल बी पी यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लड़कियों में शिक्षा और सुरक्षा, इनका सुधार करना भी जरूरी है। 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था, 405 जिलों में लागू कर दिया गया है। और 2011 में जो है ना वो सेक्स रेशो, खैर ये तो ओवरऑल का हो गया, लेकिन हमारे हरियाणा का बताता हूँ मैं, इसको तो आप छोड़ दीजिएगा, आप ये हरियाणा का याद कर लो, 879/1000 था
अब कितना हो गया सर सेक्स रेशियो, अब बताता हूं मैं। अप्रैल तक का तो खैर 911 है, पर 2024 तक का बताता हूं मैं आपको पूरा, तो 910 है ओवर 1000। बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि पिछले सालों में हम लोग घटे हैं, बढ़े नहीं हैं। तो जरूरी क्यों है? कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और लिंगानुपात में सुधार करना और लड़कियों की शिक्षा और सम्मान को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है ये। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा आपको सेशन जरूर बताइएगा। बहुत एफर्ट्स के साथ में कंटेंट और पीपीटी बनाई जाती है, और प्लीज़ इसके लिए अप्रिशिएट करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। आप अपने अपने स्टेटस पे लगाइएगा। आजकल आप स्टेटस पे नहीं लगाते हैं, ना ही शेयर करते हैं, जहाँ से मैं पिछले 2-3 दिनों से देख रहा हूँ। तो प्लीज़ ऐसा जरूर करिएगा। बहुत लोग चैनल को देखते जरूर हैं, सिर्फ देख के चले जाते हैं। सब्सक्राइब का परसेंटेज तो ना के बराबर ही है। तो यार ऐसा तो ना करो, एफर्ट्स लग रहे हैं तो एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर सकते हो आप। 1 सेकंड का टाइम लगता है, आप ही का चैनल है, मेरा अकेला थोड़ी ना है ये। आप लोगों के लिए एक होमवर्क का सवाल भी देके जा रहा हूं मैं, तो आप मुझे उस होमवर्क के सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। मैंने आपको रिसेंट ही जो है ना एक मनु भाकर से संबंधित कुछ बातें बताई थी, तो आप मुझे ना ओलंपिक में इस बार मनु भाकर का प्रदर्शन और ओवरऑल ओलंपिक में पूरे भारत के अंदर कितने मेडल आए थे, किस किसने कौन कौन सा मेडल लिया था, कहाँ से था, कौन से गेम से है, ये लिखना आप लोग। ओके, शुक्रिया, राधे राधे।